तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था, क्या देखा था कि जो ट्रांसफार्मर में आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसके कारण होता है, कौन सा लॉ होता है, उसमें फैराडेज लॉ होता है। और फैराडेज लॉ के बाद हमने क्या देखा था, आपका लेंज लॉ देखा था कि जो लेंज लॉ होता है वो फैराडे लॉ पे कैसे काम करता है। लेंज लॉ आपका क्या करता है, इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द काउज। ठीक है, तो उसी टर्म को आगे शुरू करते हुए, यानी उसी वीडियो को आगे शुरू करते हुए, ये आपका क्या है, पार्ट 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि आपके फ्लक्स होती है, यानी आपकी ईएमएफ होती है, वो कितने प्रकार की होती है। जो ईएमएफ होती है वो कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, लीकेज इंडक्टेंस क्या होता है, और मैग्नेटाइजेशन इंडक्टेंस क्या होता है। उसके बारे में हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे कि ये किस पे काम करता है। ठीक है, तो आपका ज्यादा ना समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी क्या हो, पढ़ सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहला और सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा। जो लड़के पहला और सेकंड पार्ट ट्रांसफार्मर का ना देखे होंगे वो वहां से वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, और कोई भी आपको डाउट हो वो कमेंट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आपका जो टर्म है वो ये है कि जो हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट होता है वो कितने प्रकार से होता है। ठीक है, जो ईएमएफ होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो हमारे पास जो ईएमएफ होता है वो दो ईएमएफ होता है, एक स्टैटिक ईएमएफ और एक होता है डायनेमिक ईएमएफ। तो स्टैटिक जो ईएमएफ है वो कहां से आता है, वो आपका आता है जो ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक मशीन है। ट्रांसफार्मर आपकी क्या है, स्टैटिक मशीन है। तो जो इससे ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, स्टैटिक ईएमएफ होता है। और आपकी जो इंडक्शन मोटर हो गई या आपकी डीसी मोटर हो गई, तो ये सारी मशीन क्या है, रोटेटिंग मशीन है। तो इससे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, डायनेमिक या रोटेटिंग ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, तो बेसिक यही समझिए कि जो ट्रांसफार्मर से उत्पन्न होता है वो स्टैटिक ईएमएफ होता है, और जो आपके रोटेटिंग मशीन से ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको रोटेटिंग ईएमएफ या डायनेमिक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखिए EMF is the two types। ठीक है, टू टाइप्स, EMF is the two types। तो आपके दो टाइप्स के EMF कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो आपका EMF है वो क्या है, स्टैटिकली EMF। क्या है आपका, स्टैटिकली EMF। स्टैटिकली EMF, ठीक है, स्टैटिकली EMF यानी स्टैटिकली इंड्यूस EMF लिखे यहाँ पे, इंड्यूस EMF। ठीक है, स्टैटिकली इंड्यूस EMF, और ये किसमें उत्पन्न होता है, ये होता है ट्रांसफार्मर में। ये किसमें होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। तो देखिए ये कैसे होता है, ये देखिए कोई आपकी कोर है ट्रांसफार्मर की, क्या है, ट्रांसफार्मर की कोई कोर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पे वाइंडिंग को लपेटते हैं, इसके लिंब पे, यानी इसके लिंब पे हम क्या किए, वाइंडिंग को लपेट दिए। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, ये कॉइल, जो आपकी कॉइल है इसमें वो क्या है, जो आपकी ये कॉइल है वो क्या है, कॉइल आपकी क्या है, स्टैटिक है, यानी आपकी ये कॉइल क्या है, मूव नहीं हो रही है, यानी ये कॉइल क्या है, आपकी स्टैटिक है। ठीक है, ये कॉइल क्या है,
आपकी स्टैटिक है या स्टेशनरी है, या ठीक है स्टेशनरी है या स्टैटिक है आपकी ये कॉइल। ठीक है, तो इसमें देखिए जो फ्लक्स होगा, इसमें जो फ्लक्स होगा वो भी क्या रहेगा, आपका स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, इसमें जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो भी क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, लेकिन जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तभी तो भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि फैराडे लॉ के अनुसार आपको पता है कि ईएमएफ यानी कब जनरेट होता है, जब फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ क्या करती है, वेरी करती है, तो आपका क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये फ्लक्स क्या होगा, स्टेशनरी है, लेकिन वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट फ्लक्स, ठीक है, बट फ्लक्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट फ्लक्स मैग्नीट्यूड चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी जो इसका फ्लक्स है का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स लिंकेज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विच इंड्यूस्ड स्टैटिकली ईएमएफ। ठीक है, यानी देखिए फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज चेंज ठीक है, चेंज विथ रिस्पेक्ट विथ टाइम, यानी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है आपका फ्लक्स। ठीक है, विथ टाइम विच इंड्यूस्ड स्टैटिकली ईएमएफ, यानी स्टेशनरी ईएमएफ। ठीक है, ये क्या करेगा, एक स्टेशनरी ईएमएफ को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, पहला जो हो गया स्टेशनरी, ठीक है, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ या स्टेशनरी इंड्यूस ईएमएफ किसके अंदर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, ये आपका इंड्यूस होता है। ये कहाँ होता है, प्राइमरी के अंदर भी होता है और यहाँ पे सेकेंडरी के अंदर भी होता है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये दोनों वाइंडिंगें क्या है, स्टैटिक है, यानी रुकी हुई हैं, और जो इस पे फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो भी क्या होता है, स्टैटिक होता है, एक ही रूट में होता है। लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, टाइम के साथ क्या करता है, वेरी करता है, जो आपका एक इसमें ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। यानी जो ये फ्लक्स है वो लिंक कर रहा है इस कॉइल से, और वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ये ईएमएफ कैसा रहेगा, स्टेशनरी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि पहला क्या होता है, स्टेशनरी इंड्यूस ईएमएफ किसमें होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है आपके परीक्षाओं में कि स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ कहाँ पे होता है, तो आप उसका जवाब क्या दोगे, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, आपका स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है, वो स्टैटिकली फ्लक्स के कारण। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा आपका यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा जो है डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, या उसको कहते हैं रोटेटिंग इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो वो किसके अंदर होता है, रोटेटिंग मशीन के अंदर वो आता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, या इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रोटेशनल ईएमएफ
रोटेशनल ईएमएफ, और इसी को क्या बोलते हैं, मोशन ईएमएफ। मोशन ईएमएफ, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मोशन ईएमएफ। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, रोटेटिंग इंड्यूस ईएमएफ और मोशन इंड्यूस ईएमएफ। ये किसके अंदर होता है, ये आपका होता है जो आप रोटेटिंग मशीन देखे होगे, ठीक है, उसमें क्या करते हो, 3 फेज सप्लाई देते हो, तो स्टेटर के अंदर जो क्या होता है और रोटर के अंदर क्या होता है, एक रोटेटिंग पार्ट का, ये आपको अब जब डीसी मशीन पढ़ाएंगे या इंडक्शन मोटर पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखोगे कि आपका जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, रोटेट करता है। ईएमएफ क्या करता है, रोटेट करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आपकी रोटेटिंग मशीन होती है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रोटेटिंग इन नेचर का होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। ईएमएफ 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ और डायनेमिक या रोटेटिंग इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो ये आपके 2 प्रकार से ईएमएफ जनरेट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चल लेते हैं आप कुछ बेसिक टर्म है आपको जानना जरूरी है कि वो क्या क्या होते हैं, जो आपके बेसिक टर्म है, आपको ट्रांसफार्मर में बहुत ही ज्यादा उपयोग में आएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो वो है यहीं पे कर देते हैं, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, दूसरा आपका म्यूचुअल इंड्यूस या ईएमएफ नहीं होगा, ये म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके बाद आपका आता है लीकेज इंडक्टेंस। ठीक है, या लीकेज इंडक्टेंस। और चौथा आपका आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी इनको देखेंगे कि ये हमारे क्या होते हैं, कब और कैसे काम में आते हैं ट्रांसफार्मर में, और ये क्या रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लेके चलते हैं आपका सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस में इसमें क्या होता है, जैसे देखिए ये कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है। ठीक है, तो इस कॉइल में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। तो इस कॉइल में क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स जब जनरेट होता है तो ये फ्लक्स क्या करता है, अपनी खुद के कॉइल को भी क्या करता है, कट करता है। ये जो फ्लक्स इसमें जनरेट हो रहा है वो क्या करता है, खुद के कॉइल को भी देखिए कट करता है। तो इस कॉइल में क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इस कॉइल के अंदर। ठीक है, तो उस जो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका विरोध करने के लिए, ठीक है, एक इंडक्टेंस नाम का जो आपका तत्व होता है, यानी इंडक्टेंस नाम का जो गुण होता है, यानी इंडक्टेंस इसमें क्या होता है, एक उत्पन्न होता है जो क्या करता है, इस करंट का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, जैसे आप रेजिस्टेंस पढ़े होंगे कि आपका क्या करता है, जो डीसी सर्किट होती है उसमें क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट का विरोध करता है। उसी तरह आपका जब खुद की कॉइल से खुद का फ्लक्स कट करता है तो इसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ से क्या होता है, इसमें एक इंडक्टेंस होता है जो क्या करता है, आई का, करंट का विरोध करता है। ठीक है,
करंट का क्या करता है, विरोध करता है, उसको हम देखिए खुद की कॉइल से कट कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खुद के कॉइल से कट करके उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस जो आपका होता है वो कितना होता है, वो होता है L बराबर फाई अपॉन आई। ठीक है, ये क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है L बराबर फाई अपॉन आई। ठीक है, तो यहां से और जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है वो देखिए कितना होता है, सेल्फ इंडक्टेंस में वो होता है E बराबर, ठीक है, L डी आई अपॉन डी टी। यानी जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो करंट के रिस्पेक्टिव टाइम का क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस से आप क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, आपका सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है कॉइल के अंदर। ठीक है, इसी तरह एल का एक और फॉर्मूला हो जाता है, एल बराबर आप जानते हो, देखिए स्वयं के कॉइल से हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कितना है, 1 है, और ये करंट I1 है, मान लो इसको I1 कर लो। ठीक है, इसको भी I1 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखिए अब ये हो जाता है आपका N1। ठीक है, N1 यानी खुद के कॉइल जो इसमें टर्न है उसके बराबर, और ये क्या हो जाता है फाई, और यहाँ पे I1। तो एक फॉर्मूला हमको ये और मिलता है किसका, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पे जब देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक और फॉर्मूला मिलेगा इसका ईएमएफ इंड्यूस का, वो कितना होगा, E बराबर, ठीक है, N1 आपको जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका क्या फॉर्मूला मिलेगा, N1 बराबर डी फाई अपॉन डी टी, जो किसके अकॉर्डिंग है, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, और इसी के बराबर आप देखोगे क्या हो जाएगा, E बराबर N1 डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे इसके बराबर ये देखिए, यहाँ पे E के बराबर ये भी है और E के बराबर ये भी है, तो E के बराबर क्या हो जाएगा, L डी I1 अपॉन डी टी। ये आपका हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ, ये आपका हो जाएगा इंडक्टेंस कितना उस कॉइल में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ये हो गया, और कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो, और सेल्फ इंडक्टेंस से आप ईएमएफ अगर निकालना चाहते हो तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहलाता है, खुद की कॉइल से जो फ्लक्स कट करता है और उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो वो ईएमएफ आपका सेल्फ इंडक्टेंस के कारण कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो बताता है आपका यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। ठीक है, मिटा दे। दूसरा है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, दूसरा है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहलाता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये फ्लक्स है, ये फाई है, ये करंट I1 है, और ये N1 है, और ये N2 है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहलाता है, प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, यानी एमएमएफ लगाने पे जो फ्लक्स यहां से जनरेट हो रहा है वो दूसरी वाइंडिंग को क्या करता है, कट करता है। तो जो दूसरी वाइंडिंग को कट करता है वो दूसरी वाइंडिंग में क्या करता है, एक ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होता है वो किसके कारण होता है, वो इस या पहले वाले फ्लक्स के कारण होता है। तो जो ये फ्लक्स उस पार जाता है, पहली वाइंडिंग का फ्लक्स दूसरे में जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी
पहली वाइंडिंग के फ्लक्स से क्या हो रहा है, दूसरी वाइंडिंग के फ्लक्स कट कर रहा है, और दूसरी वाइंडिंग में क्या हो रहा है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हमको दूसरी वाइंडिंग में कोई सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का सोर्स बन जा रहा है ऑटोमेटिक। तो ये क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका इसमें होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसमें वो कितना होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, वो देखिए दूसरी वाइंडिंग में आपका ईएमएफ हो रहा है, दूसरी वाइंडिंग में वो कितना हो रहा है N2, यानी N2 के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो कितना होगा, वो कितना होगा d phi m यानी मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन dt। ठीक है, ये आपका ये होगा E2 के अंदर इंड्यूस ईएमएफ। अब हम क्या करते हैं, इसी को जब म्यूचुअल इंडक्टेंस के रूप में लिखोगे तो ये हो जाएगा M। ठीक है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस को M से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा di1 यानी I1 के कारण हो रहा है अपॉन dt। ठीक है, ये हो जाएगा di1 अपॉन dt। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है इतना इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा। ठीक है, इसके बाद जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को फॉर्मूला में लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप यहां देखो N2। ठीक है, N2 ये क्या हो जाएगा, यहां से इन दोनों को लेके चलते हो तो आप देखो क्या हो जाएगा, dt से dt कट गया, तो यहां से हो जाएगा N2 d phi m अपॉन di1। ठीक है, ये क्या हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। इस कॉइल के अंदर कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है। ठीक है, इस कॉइल के अंदर कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, और इसी को हम लिख सकते हैं N2 phi m अपॉन I1। ठीक है, N2 phi m अपॉन I1, क्योंकि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, I1 करंट के कारण। I1 करंट ही तो phi बना रहा है, phi m। तो यहाँ पे जो ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, I1 के कारण आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बटे में I1 आ जाता है, और phi1 उसका मैक्सिमम फ्लक्स है, और N2 क्या है, उसका टर्न है। तो ये क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। लेकिन ठीक है, तो ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब लेके चलते हैं हम लोग लीकेज इंडक्टेंस क्या होता है। तो लीकेज इंडक्टेंस आपका बेसिकली क्या कहलाता है, जो फ्लक्स लीक हो गया, यानी जो फ्लक्स एयर के थ्रू क्या हुआ, लीक हो गया, हमारे यूज में नहीं आया, उससे जो इंडक्टेंस उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीकेज इंडक्टेंस कहते हैं। तो आपका तीसरा जो है वो क्या है, लीकेज। आपका तीसरा क्या है, लीकेज इंडक्टेंस। ठीक है, लीकेज इंडक्टेंस। ठीक है, तो देखिए लीकेज इंडक्टेंस आपका क्या हो जाता है, लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स। ठीक है, लीकेज फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, लीकेज फ्लक्स आपका जो लिंक करता है अपॉन क्या हो जाता है, करंट। क्या हो जाता है, अपॉन में करंट। तो ये आपका क्या हो जाता है, बेसिकली ये क्या हो जाता है, N1 यानी जो लीकेज कर रहा है वो किस कॉइल के साथ, N1 के साथ इंटरेक्ट करेगा, और फ्लक्स यानी आप लीकेज फ्लक्स लिंकेज। तो इसको हम phi से डिनोट करते हैं, यानी ये क्या है, लीकेज फ्लक्स है, और करंट इसमें क्या होगा, I1 क्या होगा, करंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा,
लीकेज फ्लक्स, इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं लीकेज फ्लक्स को। तो ये आपका आ जाता है लीकेज फ्लक्स। ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स के कारण हमारा क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस आता है। लीकेज फ्लक्स के कारण क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस आएगा। लीकेज फ्लक्स के कारण क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस आएगा। वो कितना होगा, 2 पाई एफ एल, यानी 2 पाई एफ एल क्या होगा, इसमें लीकेज रिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इस फ्लक्स के कारण। ठीक है, तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। ठीक है, इसके बाद चौथा आपका आ जाता है मैग्नेटाइजिंग, चौथा आपका आ जाता है मैग्नेटाइजिंग, ठीक है, इंडक्टेंस। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल एम से। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, वही मैग्नेटाइजिंग मतलब जो मैग्नेटाइज मतलब कोर को, यानी कोर को मैग्नेटाइज करने में जो आपका फ्लक्स इंडक्टेंस काम में आता है, यानी जो कोर को मैग्नेटाइज करने में जो आपका इंडक्टेंस उत्पन्न होता है, उसको हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस कहते हैं। और वो कितना होता है, वो होता है फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज या मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स लिंकेज, तो वो कितना हो जाएगा, N1 या N1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई एम मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स अपॉन क्या हो जाएगा, करंट, ये करंट हो जाएगा I1। ठीक है, ये हो जाएगा I1। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस हो जाएगा। तो इस मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस के कारण क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस आएगा। तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस वो कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ, ठीक है, एल एम। ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस आपका हो जाएगा 2 पाई एफ एल एम। ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग के कारण क्या होगा, रिएक्टेंस उत्पन्न होगा, जो ये कहलाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। तो आपको चारों समझ में आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, लीकेज इंडक्टेंस और मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इंडक्टेंस आपका क्या होता है। ठीक है, इंडक्टेंस आपका क्या होता है, तो इंडक्टेंस देख लीजिए यहां से। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस आपका क्या कहलाता है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मान के चलिए किसी कॉइल या मैग्नेटिक सर्किट में या आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा गुण होता है जो आपका क्या करता है, करंट का क्या करता है, विरोध करता है, यानी करंट के बहने का क्या करेगा, विरोध करेगा। उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी ये क्या करता है, करंट के बहने का क्या करता है, विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, लीकेज, ये क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज अपॉन क्या होता है, करंट। ठीक है, अपॉन क्या होता है, करंट। ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, आपको पता है साई का मान कितना होता है, n इंटू फाई, और करंट का मान कितना होता है, I
तो ये हो गया, कितना हो गया, ये हो गया आपका इंडक्टेंस। ठीक है, इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसी को हम क्या लिखेंगे, N। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, N, और यहाँ पे फाई का मान आप यहाँ जानते हो कि क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, MMF अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है, फाई का मान, तो यहां से फाई का मान रख दो, क्या हो जाएगा, MMF अपॉन रिलक्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, I। ठीक है, जब इसको और विस्तार करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, N। ठीक है, MMF को क्या लिख सकते हो, N इंटू I अपॉन में क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस इंटू I, क्योंकि ये I यहां जाएगा। अब I से I को क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, तो यहां से हो जाएगा N स्क्वायर। ठीक है, अपॉन रिलक्टेंस, ये आपका क्या होता है, इंडक्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है, खाली इंडक्टेंस आपका क्या होता है, इतना होता है। अभी इसमें सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, आपका खाली क्या है, इंडक्टेंस का मान क्या होता है, N स्क्वायर अपॉन में रिलक्टेंस। ठीक है, तो देखिए जिसका रिलक्टेंस ज्यादा होगा उसका इंडक्टेंस कम रहेगा। ठीक है, यानी ये देखिए जिसका करंट ज्यादा हो जाएगा उसका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसका करंट कम रहेगा उसका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था कुछ, जो ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है। अब यहां से आपका क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो स्टार्ट होता है। अब से आपका क्या होता है, ट्रांसफार्मर का बेसिक स्टार्ट होता है, यानी ट्रांसफार्मर का चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए आपसे, देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस है, जो हमारा क्या करता है, पावर को प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करता है बिना चेंज किए। ठीक है, पावर को प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करता है बिना किसी चेंज वैल्यू के। और इसमें क्या चेंज होता है आपका, या तो वोल्टेज चेंज होता है और या तो करंट चेंज होता है। ठीक है, तो कहा जाता है ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। इसमें क्या होता है, पावर का ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा होता है और इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट भी होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका बताई दिए पावर एक ओर से क्या होता है, ट्रांसफर होता है दूसरी ओर बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के। यानी आप क्या करते हो, जैसे देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की कोर है। ठीक है, आप क्या किए, इलेक्ट्रिकल बाइंडिंग अब यहाँ पे किए और यहाँ पे दूसरी ओर इलेक्ट्रिकल बाइंडिंग किए, तो यहाँ पे जो पावर होगी, ठीक है, एपरेंट पावर VI, वही पावर क्या होगी, यहाँ पर आएगी P बराबर VI। यानी यहाँ की सेम पावर P1 बराबर क्या होता है, P2। ठीक है, यानी सेम पावर क्या होती है आपकी, प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में ट्रांसफर होती है थ्रू किसके, मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू क्या होता है आपका, ये ट्रांसफर होता है मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू, आपका क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होती है पावर। तो इसमें चेंज क्या होता है, ठीक है, इसमें चेंज आपका होता है, देखिए पावर आपकी प्राइमरी सेकेंडरी सेम रहती है और आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। इसमें प्राइमरी से सेकेंडरी में जब आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। ठीक है,
तो देखिए बेसिकली क्या होता है, आप यहां दिए इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, आप यहां दिए इलेक्ट्रिकल पावर, वो कन्वर्ज किस में हो गया, मैग्नेटिक पावर में, वो कन्वर्ज किस में हो गया, मैग्नेटिक पावर में, और वो मैग्नेटिक पावर फिर किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर में, ठीक है। तो सीधा इसमें देखिए कोई भी बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, आप इलेक्ट्रिकल पावर को मैग्नेटिक पावर में और मैग्नेटिक पावर को क्या कर रहे हो, फिर इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज कर रहे हो, ठीक है। इसमें देखिए चेंज आपका क्या होता है, वो होता है आपका V यानी वोल्टेज, और क्या होता है, करंट। इसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको पावर यहाँ पे P बराबर VI अपरेंट पावर है, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, सेम रखना है, इसको सेम रखना है। तो जब यहां से आप V को चेंज करते हो यानी V को घटाओगे तो करंट क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको इसको कांस्टेंट रखना है। और यहां से जब आप V को घटाओगे यानी V को बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, करंट को घटाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, P को क्या करना है, सेम रखना है। सेम रखना क्या है, वो सेम रहता ही है, इसलिए आपका ट्रांसफार्मर को कहा जाता है कि ये क्या करता है, स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है, ठीक है। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, आप निम्न वोल्टेज को वो अधिक वोल्टेज में कन्वर्ज कर रहे हो, यानी आपका स्टेप अप हो रहा है, यानी लो वोल्टेज साइड यानी लो वोल्टेज को आप क्या कर रहे हो, हाई वोल्टेज में चेंज कर रहे हो। तो जब देखो आप P बराबर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करते हो, यानी P1 बराबर V1 यहां ले लेते हैं लो वोल्टेज, ठीक है, ये I, ठीक है, करंट, और यहां पे P2 ले लेते हैं हाई वोल्टेज, ठीक है, यानी हाई वोल्टेज, और यहां पे I, ठीक है। तो जब ये P1 और P2 आपस में बराबर होंगे तो चेंज क्या होगा, जैसे देखिए यहां से लो वोल्टेज को आप किस में चेंज कर रहे हो, हाई वोल्टेज में, यानी यहां देखिए P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो रहा है, V LV अपॉन V HV, और यहां से ये क्या हो रहा है आपका, यहां से I1 मान लो और इसको I2 मान लो, ठीक है। तो ये दोनों जब सेम हो रहा है तो ये देखिए 1 हो जाएगा, और यहां से आप जब करोगे V LV नहीं V HV और यहाँ पे I2 बराबर V LV और यहाँ पे I1, ठीक है। तो देखिए जब प्राइमरी का आप वोल्टेज ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि हमको इसके बराबर चाहिए। इसमें पहले ही V का क्या है, वोल्टेज कम है, तो हमारा क्या होगा, I की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमको क्या करना है, दोनों को बराबर लेके चलना है। तो इसमें HV साइड में वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, और जहां वोल्टेज की वैल्यू कम होगी वहां पे करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में चेंज क्या होता है, V और I चेंज होता है, लेकिन पावर और फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती है। जो प्राइमरी पे पावर आपको मिलेगी वही आपकी पावर सेकेंडरी पे मिलेगी, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसफार्मर को कहा जाता है कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कैसे काम करता है, देखिए प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी को कट कर रहा है। तो अभी आपको बताया है कि जब प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को कट करता है तो बीच में क्या होता है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है। तो उस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ही क्या होता है, आपका प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में जो फ्लक्स क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर को कहा जाता है कि ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करने वाली क्या है, एक डिवाइस है, जिसको आप बिना पावर को चेंज किए और बिना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के आप क्या कर सकते हो, पावर को एक ओर से दूसरे ओर ट्रांसफर कर सकते हो। वोल्टेज को अप या डाउन करके आप इसको उपयोग में ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आपको समझ में आ गया।
कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। पावर को बिना चेंज किए, इसमें पावर और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, जबकि आपका क्या होता है, वोल्टेज और करंट क्या होता है, इसमें वेरी होता है, जिसके वजह से इसका नाम, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक पहला है आपका स्टेप अप और क्या है, स्टेप डाउन। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चलिएगा। ठीक है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए, ट्रांसफार्मर इज ए electromagnetic device। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच, ठीक है, विच ट्रांसफर पावर ठीक है, विच ट्रांसफर पावर टू वन सर्किट ठीक है, टू अनदर सर्किट विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ठीक है, यानी विदाउट किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के ये क्या करता है, पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट पे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, दूसरा जो पॉइंट है, इन, ठीक है, इन ट्रांसफार्मर ठीक है, इन ट्रांसफार्मर टू इलेक्ट्रिकल सर्किट आर connected through a magnetic circuit। अभी आपको यहाँ पे बताए थे कि क्या होती है, आपकी कोर जो होती है उसमें क्या रहता है आपका, ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये दोनों किससे जुड़ी रहती है, एक मैग्नेटिक सर्किट से जुड़ी रहती है। तो यही कहता है, इन ए ट्रांसफार्मर टू इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कनेक्टेड थ्रू ए मैग्नेटिक सर्किट के साथ वो जुड़ी रहती है। ठीक है, इसके बाद लिखिए तीसरा जो है आपका, वो देखिए, इन प्राइमरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इन प्राइमरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्ट मैग्नेटिक पावर, ठीक है, क्या हो रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग किसमें पावर को कन्वर्ट कर रहा है, मैग्नेटिक पावर में। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग मैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट कर रहा है। एंड इन
एंड इन सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी सर्किट, ठीक है, एंड इन सेकेंडरी सर्किट magnetic power is converted in electrical, ठीक है, converted in electrical power या converted into electrical power, ठीक है। वही चीज है जो आपको बताया है कि प्राइमरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट किस में कर रहा है, मैग्नेटिक पावर में, और मैग्नेटिक पावर से फिर वो क्या हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल पावर में क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है। 3 पॉइंट लिख लीजिए, आगे का पॉइंट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब लिखिए आगे, इसमें देखिए क्या होता है। आगे देखिए, इन absence of ठीक है, इन absence of रोटेशनल पार्ट यानी मैकेनिकल लॉसेस, यानी इन absence of मैकेनिकल लॉस, ठीक है, इन absence of मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है, that efficiency of transformer is ठीक है, of transformer is maximum among, ठीक है, among all the machine, ठीक है, मशीन। तो ये देखिए क्यों है, इन एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल लॉसेस। तो मैकेनिकल लॉसेस कहाँ पे आते हैं, जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट से आप क्या करते हो, मैकेनिकल यानी इलेक्ट्रिकल पावर को आप मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हो, वहां पे क्या होती है, टॉर्क जनरेट होती है, और आपको वो टॉर्क जनरेट करने के लिए क्या है, जो आपका क्या कहा जाता है, घर्षण, जिसको कहा जाता है फ्रिक्शन, वो उत्पन्न होता है, और उस फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, आपका मैकेनिकल लॉसेस होती है। तो वो किस में होती है, रोटेटिंग मशीन में, ठीक है, रोटेटिंग मशीन में आपका क्या होता है, मैकेनिकल लॉसेस होती है। लेकिन ये क्या है, स्टैटिक डिवाइस है, इसमें क्या होता है, कोई भी रोटेशनल पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें ये लॉसेस क्या होती है, नहीं होती है। इसलिए ट्रांसफार्मर की क्या होती है, जो इफिशियंसी यानी दक्षता होती है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, बाकी सारे रोटेटिंग मशीन से इसकी इफिशियंसी क्या होती है, ज्यादा होती है ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट आपके क्या है, इसमें देखिए जरूरी है, आपको इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल हो गया आपका ट्रांसफार्मर का, ठीक है। इसमें क्या होती है, पावर, ये भी आप एक चित्र बना लीजिए, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा।
इससे आपको याद रहेगा। थोड़ा बड़ा बना दें, आपको भी दिखे अच्छे से। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इसमें देखिए ये है आपकी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो अपना पार्ट इस तरह कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा हो और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक पावर में हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर बन रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या क्या चेंज नहीं होता है। यहां से P1 में जो पावर देते हो वो पावर किसके बराबर होता है, यहां लिख लीजिए। यहां मान लो P1 पावर दिए और यहाँ पे P2 पावर आपको मिला, तो वो पावर क्या होता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f लगाए और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f लगाए, तो P1 में जो आप पावर दिए हो यानी P1 पावर इक्वल टू P2 पावर होगा यहाँ पे ट्रांसफार्मर में, यानी P1 और P2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और क्या इसमें बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी F1 और ये क्या होगी F2। ठीक है, ये भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। चेंज क्या होगा, चेंज आपका क्या होता है, वोल्टेज ऑब्लिक करंट। क्या इसमें चेंज होता है, वोल्टेज ऑब्लिक करंट इसमें चेंज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है और आपका क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर ये वर्क करता है आपका ट्रांसफार्मर। तो आइए, तो इतने चीजें आपको आज के वीडियो में, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अब से आपका क्या होता है, ट्रांसफार्मर का असली चैप्टर जो है वो शुरू होता है। तो आप दो वीडियो जो नहीं देखे हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन दोनों को देख सकते हैं। अब इसके आगे का शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।